क्या आप जानते हैं पैसे खर्च करके लोगों को दिखाना कि आपके पास कितना पैसा है या पैसे कम करने का सबसे तेज़ तरीका है। आखिर क्या है धन संपत्ति का मनोविज्ञान, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो रीडर्स, बुक ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम जिस अमेजिंग बुक के बारे में बात करने वाले हैं उस बुक का नाम द साइकोलॉजी ऑफ मनी है, यानी धन संपत्ति का मनोविज्ञान, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने, जो कि एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑथर है। ऑथर कहते हैं पैसे को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि आपके पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गवा देता है, वहीं पर कभी कभी साधारण इंसान भी पैसों से अमीर बन सकता है। पहले एक कहानी के माध्यम से इसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है। बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आता था। वह एक जीनियस था जिसने यंग एज में बहुत सी कंपनीज बनाई और बेच भी दी। उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ संबंध बहुत ही खराब था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियाँ लेकर घूमता था और अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद कर दी जब उसने अपने दोस्त को बहुत से पैसों की गड्डियाँ देकर कहा कि उसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करवाने के लिए। फिर वह अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया, जिसमें उसने एक गेम खेला जिसमें जो गोल्ड कॉइन को समंदर में ज़्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए, अब आप सोच सकते हैं कि उसका बिहेवियर कितने समय तक चलेगा। ज़्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद पता चला कि वह बैंकरप्ट हो गया। इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। यह साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ रुपए थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों को, वहीं 43 करोड़ चैरिटी में दे दिए। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे कहां से आए? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वह तो एक साधारण जीवन जीता था। जितने पैसे बचा सकता था उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर भूल जाता था। फिर कई दशकों बाद कंपाउंडिंग के पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं, जीवन में बहुत सारा पैसा कमाने फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे के साथ कैसा बिहेव करते हैं इसकी ज़रूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है और कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकरप्ट हो जाता है। दूसरा, कर्मचारी ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद करोड़पति बन जाता है। इस बुक में पहला लेसन है, कोई भी मूर्ख नहीं है। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं लॉटरी टिकट का। अमेरिकन जनता मूवीज़, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्टिंग इवेंट और बुक्स के कंबाइन अमाउंट से ज़्यादा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? ना अमीर ना मिडिल क्लास। लॉटरी टिकट सिर्फ गरीब लोग खरीदते हैं। वह गरीब लोग जो इतने गरीब हैं जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हज़ार अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग वहाँ पर सालाना 30 से 35 हज़ार रुपये की लॉटरी खरीद लेते हैं। वह पैसा जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकता है, उससे वह लॉटरी की टिकट खरीद लेते हैं। क्या यह फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप कहेंगे नहीं, पागलपन है ये। लेकिन जो आपको और हमको पागलपन लगता है वह गरीब आदमी के लिए गुड और वाइज डिसीजन है। कैसे? उसके लिए ऑथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जब लॉटरी खरीदता है तो वह कहता है, हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, सेविंग की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। गरीब आदमी कहता है, बहुत ज़्यादा सैलरी, वैकेशन, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमसे बहुत दूर है। यह सब हमारे लिए सपना है। इन सपनों को जो मिडिल क्लास और अमीर जी रहे होते हैं, ऐसे सपने को साकार करने के चांसेस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीद कर ही मिल सकती है।
लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको यह पागलपन लगेगा, क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वह बहुत से लोगों को आसानी से मिला हुआ है। आप में से बहुत से लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते। इस कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं, गरीब हो, मिडिल क्लास या रिच, ज़्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल की सीट पर वर्किंग करके नहीं, इंसान के अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस और इमोशन से प्रभावित होकर लेता है। जो मैं डिसीजन लूँगा वह आपको क्रेजी लग सकता है, जो आप डिसीजन लेंगे वह मुझे क्रेजी लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कि आप अपने इमोशन, सर्कमस्टांसेस और कैलकुलेशन को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। दूसरा लेसन है भाग्य और जोखिम। बिल गेट्स की कहानी तो सुनी ही होगी। बिल गेट्स साल 1968 में जब स्कूल में पढ़ते थे तो उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलियर स्टूडेंट थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन पूरी दुनिया में द लेक साइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन लाखों करोड़ों बच्चों में से एक थे। वह लकी स्टूडेंट जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने यह बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है, अगर उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे बिल गेट्स के सक्सेस होने के, लक उनमें से एक था। बिल गेट्स एक और दोस्त केंट इवांस की बात करते हैं। केंट इवांस बिल गेट्स और पॉल एलन के बेहतरीन दोस्त थे। उनके सभी कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर थे। बिल गेट्स का कहना है, अगर केंट इवांस ने स्कूल खत्म किया होता तो वह निश्चित माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर होते। लेकिन केंट इवांस ने स्कूल खत्म नहीं किया। केंट इवांस स्कूल में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंटेनियरिंग में लाखों लोग जाते हैं लेकिन मरता लाखों में से एक है। ऑथर लक और रिस्क का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से सिखाते हैं। बिल गेट्स और केंट इवांस बिल्कुल एक जैसी क्षमता रखते थे। जहां बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज़्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं केंट इवांस लाखों लोगों में से वह एक इंसान बने जिन्हें लक का बिल्कुल अपोजिट, रिस्क को फेस करना पड़ा। जहां शुरुआत एक साथ हुई थी, वहीं लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनल आउटकम्स बिल्कुल अपोजिट हो गए। यहाँ कहानी का मतलब यह नहीं है कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन यह कहना उचित होगा आपके एफर्ट्स के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आउटकम क्या होगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं भी होते हैं। आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास करना है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ तो यह मत मान बैठो कि आपने जो डिसीजन लिया है वह सब सही है, तभी आप सफल हुए हैं। आगे भी वैसा ही होगा। अगर आप फाइनेंशियल फेलियर का सामना करते हैं तो यह मत मान ले जो आपने डिसीजन लिया वह सब गलत थे, इसलिए आप असफल हो गए। सफल होते समय भी आपके डिसीजन हार्डवर्क के साथ बहुत सारे फैक्टर्स थे, जो आपके असफल होने पर भी आपके डिसीजन हार्डवर्क के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सफल होने पर भी कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहो। असफल होने पर भी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चलो, जब तक फैक्टर्स आपके फेवर में आकर आपको सफलता ना दिला दे। तीसरा लेसन है, कभी भी पर्याप्त नहीं है। मनी से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल को बताने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ, जो एक अनाथ थे। ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहने के बावजूद 40 साल की उम्र में रजत गुप्ता दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैककिंसी के सीईओ बने। साल 2008 में उनकी नेटवर्थ करीब $100 मिलियन थी। उतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि अगर इतने पैसों को बैंक में रखकर उनकी इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000 रुपये प्रति घंटे बिना कुछ किए कमाए जा सकते हैं, वो भी 24 घंटे हर रोज़। लेकिन यह भी उनके लिए काफ़ी नहीं था। वह करोड़पति से बहुत ही डिस्पैरेटली अरबपति बनना चाहते थे।
उस समय गोल्डमैन सैक्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डिस्प्रेशन में इतने वेल्दी होने के बावजूद भी उन्होंने सेटिस्फेक्शन ना होने के कारण ऐसा काम किया जिसने उनकी इतने सालों की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह के तौर पर दोषी पाया गया। दोषी करार होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसका मतलब था ऐसी इंफॉर्मेशन जो उन्हें बोर्ड मीटिंग में मिलती थी जो कॉन्फिडेंशियल होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। ऑथर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होती है कि एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वह दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति, कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता है। यह इनफ शब्द बहुत मायने रखता है। यह बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल पोस्ट बनाना चाहिए, ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स और रीजनेबल वांट्स पूरी हो सके। इसके बाद सब लालच है जो आपका पीस ऑफ माइंड है खराब कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल स्किल है कि आप इनफ की डेफिनेशन ज़रूर बनाएं, उसके बाद रुक जाएं। पैसे से ज़्यादा अपने परिवार और अपनी सुख शांति को ज़्यादा महत्व दें। चौथा लेसन है कंपाउंडिंग इफेक्ट। आखिर वॉरेन बफेट ने इतना मैसिव वेल्थ कैसे बनाया? उनके ऊपर 2000 किताबें लिखी जा चुकी है। अगर उन किताबों की समरी देखें तो एक लाइन में कंक्लूड किया जा सकता है। वह है एक लाइन, दिस गाय हैज़ बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3/4 ऑफ सेंचुरी। वॉरेन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वह बच्चे थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनकी 86.5 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ है, जिसमें से उन्होंने 81.5 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ अपने रिटायरमेंट एज मतलब 60 साल के बाद इकट्ठी की है। नो डाउट वॉरेन बफेट एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि वह 75 साल से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंस उनकी स्किल को देना चाहिए, उतना या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस टाइम को देना चाहिए। ऑथर एक एग्जांपल देते हैं जिसमें वो कंपेयर करते हैं। वॉरेन बफेट को एक साधारण इंसान से कंपेयर किया जाता है। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। जब वह 30 साल के हुए थे तब उनकी नेटवर्थ 9.3 मिलियन डॉलर थी। वहीं पर एक साधारण इंसान जो नॉर्मली 20 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है, अपना पैशन एक्सप्लोर करता है, उसकी नेटवर्थ 30 साल की उम्र में मात्र $25,000 होगी, क्योंकि उसने अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की। अब अगर वह इस पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है तो वह 60 साल की उम्र तक 22% रिटर्न कमाता है, तो वह साधारण इंसान 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है, फिर इन्वेस्टिंग बंद कर देता है। तो प्रेजेंट टाइम में उसकी नेटवर्थ 11.9 मिलियन डॉलर होगी। वहीं पर वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 86.5 मिलियन डॉलर होगी। उसकी नेटवर्थ वॉरेन बफेट की नेटवर्थ से 99% कम होगी। इसलिए कहा जाता है कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनका बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना, फिर उसे 90 साल तक की उम्र में कंटिन्यू रखना। उन्होंने 75 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट की, फिर उसे होल्ड करके रखा, उसे री इन्वेस्ट किया। उस समय में कंपाउंडिंग ने अपना पावर दिखाया, उन्हें बहुत बड़ा रिजल्ट मिला। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियल स्किल। पांचवा लेसन है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन हमें अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। शायद यही कारण है कि ज़्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ साल बाद ही फेल हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करने के बाद भी वो फेल हो गए। बिजनेस करियर और इन्वेस्टिंग सब में सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लंबे समय तक सरवाइव करना। यह फाइनेंशियल स्किल भी वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से समझी जा सकती है। वॉरेन बफेट के साथ साथ उनके जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर रहे होंगे, फिर भी वॉरेन बफेट जैसी नेटवर्थ और किसी को नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक सरवाइव किया, अपने वेल्थ को धीरे धीरे करके बढ़ाया।
इसे कम नहीं होने दिया। उन्होंने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में करीब 14 रिसेशन देखे, लेकिन वे पैनिक नहीं हुए, अपने आप को बर्न आउट नहीं होने दिया, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही बड़ी डील छोड़नी पड़ी। रजत गुप्ता की तरह अपनी रेपुटेशन को दांव पर नहीं लगाए। उनकी जो सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी थी वह उनका अपना और अपने वेल्थ का सर्वाइवल था। बस इसी सर्वाइवल ने उन्हें वह समय दिया जो दूसरे लोगों को नहीं मिला, और उसी समय ने अपना जादू दिखाया। फिर कंपाउंडिंग नामक फॉर्मूला ने उनकी नेटवर्थ को इतना बढ़ा दिया। छठा लेसन है टेल्स यू विन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपके रिटर्न्स पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह जानना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए सबसे अच्छा रिटर्न देगा। कोई भी इंसान हमेशा सही डिसीजन नहीं ले सकता, और एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको 10 में से सिर्फ 6 बार सही होने की आवश्यकता है। यानी दोस्तों, असफलता भी सफलता का एक हिस्सा है। उदाहरण प्रस्तुत करके समझाया जाए तो वॉल्ट डिज्नी के शुरुआती दिन काफ़ी मुश्किल थे और कोई भी ज़्यादा सफल नहीं रहा, और इसके वजह से वॉल्ट डिज्नी का स्टूडियो बैंकक्रप्ट हो गया। लेकिन यह सब बदल गया जब वॉल्ट डिज्नी ने स्नो वाइट एंड 7 डोर्स को रिलीज किया। स्नो वाइट एंड 7 डोर्स की वजह से वॉल्ट डिज्नी ने सिर्फ 6 महीने में $8 मिलियन से भी ज़्यादा कमाई की, जो कि कंपनी के अब तक की कुल संपत्ति से ज़्यादा थी। जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमेशा सही होना ज़रूरी नहीं है, तब आप लाइफ में बहुत बार फेल होने के बाद भी जीत सकते हैं। 7वां लेसन है फ्रीडम, यानी आज़ादी। ऑथर कहते हैं वेल्थ की सबसे अच्छी डेफिनेशन वो है कि आप जो करना चाहे और जब चाहे वो कर सके। स्कैम्बेल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने यह जानने के लिए एक रिसर्च किया कि वो कौन सी चीज़ है जो लोगों को असली खुशी देती है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया यूँ तो हर कोई अलग अलग चीज़ें चाहता है, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन थी, और वो है अपनी लाइफ के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना। खुश रहने के लिए आपको आपके लाइफ के ऊपर कंट्रोल होना अच्छी सैलरी, बड़ा घर और प्रेस्टिजियस जॉब से भी इम्पोर्टेंट है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उस काम से नफरत करते हैं। अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट कार्ल पिल्मर ने हजारों ओल्ड मैन का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि आपने पूरी ज़िंदगी में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लेसन सीखे। उनमें से लगभग सभी ने हार्डवर्क करने और ज़्यादा पैसे कमाने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अच्छे दोस्त बनाने और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की बात कही। 8वां लेसन है मैन इन द कार पैराडॉक्स। ऑथर कहते हैं जब आप किसी को अच्छे से कार चलाते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में यह बात आती है कि वाह, इस गाड़ी का ऑनर कितना कूल है, बल्कि आपके दिमाग में सबसे पहले यह बात आती है कि काश यह गाड़ी मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। यह मुश्किल यह है कि आपको लगता है कि आपके पास अच्छी और महंगी चीज़ें होंगी तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, बल्कि जब आप दूसरों की जगह पर खुद को रख कर देखेंगे तो आप खुद ऑनर की तारीफ नहीं करेंगे। हम सभी इंसानों की ऐसी सोच होती है कि अगर हम अमीर होंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे और हमें ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन सच यह है कि दूसरे लोग आपको आपकी अमीरी के बेसिस पर आपको पसंद नहीं करते, बल्कि आपकी अमीरी को बेंचमार्क बनाकर खुद ये सोचते हैं कि वो भी आपके जैसे अमीर होते तो लोग भी उनकी तारीफ करते और उन्हें ज़्यादा पसंद करते। दोस्तों, विनम्रता और काइंडनेस और एम्पैथी या ऐसी चीज़ें हैं जो वेल्थ के मुकाबले लोगों की नज़रों में आपके ज़्यादा पसंदीदा और ज़्यादा रिस्पेक्ट बनाती है। 9वां लेसन है वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी, यानी संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। ज़्यादातर लोग जो महंगी और फैंसी कार चलाते हैं वो एक्चुअल में अमीर नहीं होते हैं, बल्कि वे ज़्यादातर अपना पैसा अपनी महंगी गाड़ी पर खर्च कर देते हैं। और एक महंगी कार यह बताती है कि ऐसे लोगों के पास पैसे की समझ बिल्कुल भी नहीं होती है। हम इंसान अक्सर बाहरी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर दूसरे लोगों को जज करते हैं, जैसे कि कोई कौन सी गाड़ी चलाता है और कैसे घर में रहता है और किस तरह के कपड़े पहनता है, लेकिन वास्तव में असली वेल्थ अदृश्य होती है। रिच होना सिर्फ आपके करंट इनकम को दर्शाता है, वहीं वेल्दी होने का मतलब है आपकी करंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कितनी है,
ताकि बाद में आप बिना किसी परेशानी के अपने पैसे खर्च कर सके और सालों तक पैसों के झंझट के बिना आराम से सरवाइव कर सके। 10वां लेसन है सेव मनी। आपके खर्च करने के बचे पैसे को जमा करना ही वेल्थ कहलाता है। वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए आपको ज़्यादा इनकम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको हाई सेविंग्स की ज़रूरत है। आपकी वेल्थ की वैल्यू आपकी ज़रूरतों और इच्छा पर निर्भर करती है। दोस्तों, आपकी सेविंग्स आपके इनकम और आपकी ईगो के बीच का गैप है। आपकी सेविंग्स बचाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी इनकम को बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी विनम्रता को बढ़ाना है। अगर आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे तो आप कम खर्चा करेंगे। आप अपनी इच्छाओं को तभी कम कर सकते हैं जब आप इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पैसा बचाने के लिए आपको किसी कारण की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी गोल के सेविंग्स करना आपको लंबे समय तक फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपके पास हर चीज़ के लिए ज़्यादा ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। 11वां लेसन है रीजनेबल एंड रेशनल। ऑथर कहते हैं कुछ लोग सिर्फ सोचने पर ही ध्यान देते हैं और उस काम को अमल में लाने के लिए काम नहीं करते और अंत में कुछ नहीं कर पाते हैं। वे हर काम परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी काम में थोड़ी सी भी कमी रहे तो उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं। 12वां लेसन है सरप्राइज। हमारी पूरी ज़िंदगी ही एक सरप्राइज में चलती है। कहाँ और किस मोड़ पर हमें क्या सरप्राइज मिल जाए कोई नहीं जानता। हमें हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी तरह पैसों, करियर और बिजनेस को लेकर भी हमें कई सरप्राइज देखने को मिलते हैं। जिस तरह से एक बिजनेस अपने ऑफ सीजन में बिल्कुल डाउन चला जाता है और फिर सीजन आने पर फिर से उठ जाता है, इसी तरह यदि कोई बिजनेस में घोटाला कर दे जिसका पता आपको ना चले तो वह आपका बिजनेस डूब सकता है। इसलिए लाइफ में हमेशा सचेत और सतर्क रहें। 13वां लेसन है रूम फॉर एरर। लाइफ में पैसों के मामले में हर किसी से भी एरर हो जाता है, लेकिन इससे हमें काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। ऐसी गलती से बचने के लिए आपको अपने पास रिजर्व कैश रखना चाहिए। पूरा पैसा एक साथ खर्च या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं कैश इज़ द किंग। इसलिए बुरे वक्त के लिए हमेशा आपके पास फंड होना ज़रूरी है। 14th लेसन है यू विल चेंज। समय समय पर सभी इंसान बदलते रहते हैं। एक बिगड़ा बच्चा आगे जाकर एक समझदार बन सकता है और एक समझदार बच्चा आगे जाकर बदमाश भी बन सकता है। इसी तरह आज आपने जो भी सपने या प्लान बनाए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आगे जाके पूरे हो या ना हो, लेकिन भविष्य में हम कुछ और बेहतर भी कर सकते हैं। आपको अपने बीते हुए कल में नहीं जीना है। आपके स्कूल कॉलेज में कितने भी बुरे मार्क्स आए हो, उससे आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। आज के समय की छोटा छोटा बिजनेस आगे जाकर करोड़ों रुपए कमा सकता है, जितना कोई एक नौकरी पेशा वाला पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा सकता है। 15वां लेसन है नथिंग फ्री। ऑथर कहते हैं आपने सुना होगा कि पैसों से ही पैसा बनता है। आज के समय में फ्री में कुछ नहीं बनता है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो शुरुआत में जॉब कर लो। कई सारे सफल लोगों ने भी शुरुआत में छोटी मोटी जॉब की थी, उसी पैसे का इस्तेमाल खुद को ट्रेन करने में किया, तब जाकर आज वे सफल इंसान बने। इसी तरह किसी भी बिजनेस की शुरुआत के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है। शुरुआत में कुछ हज़ार में बिजनेस शुरू करें और फिर बाद में जाकर आप उसे स्केल अप कर सकते हैं। 16वां लेसन है यू एंड मी। ऑथर कहते हैं पैसा कभी भी अकेले में ना तो कमाया जाता है और ना ही खर्च किया जाता है। आपको दूसरों की मदद तो लेनी ही पड़ती है। अगर आप इंट्रोवर्ट स्वभाव के हैं तो भी आपको बिजनेस डील करना सीखना ही पड़ता है। आप खुद को जितना महत्व देते हैं उतना ही दूसरों को भी महत्व देते हैं। अच्छे और बुद्धिमान लोग रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। हमें कभी भी किसी को भी ईगो नहीं दिखाना चाहिए। 17वां लेसन है निराशावाद का बहकावा। आशावादी होना तो अच्छा ही है, लेकिन अंधा होना ठीक नहीं होता। ये तुम्हें ले डूबेगा। अगर कोई छात्र पढ़ाई ना करे और सोचे कि मैं पास हो जाऊंगा तो ऐसा होना मुश्किल है। इसी तरह अगर किसी में कुछ टैलेंट ना हो और वो विकसित भी ना करे और सब कुछ हासिल करने की सोचता हो तो ऐसा करना असंभव है। इसलिए निराशावादी होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि क्या कठिन है और क्या आसान है और फिर
उसके हिसाब से अपने स्किल पर काम करना है। इसलिए आपको निराशावादी और आशावादी में बैलेंस बनाकर चलना है, तभी जाकर आप सफल होंगे। 18वां लेसन है व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। हमारे सुनने, देखने और समझने की शक्ति में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। जैसे बहुत सारे लोग जो भी न्यूज़ में सुनते हैं वे उसे सच मान लेते हैं, जबकि उनमें से ज़्यादातर बातें मैनिपुलेट की जाती है। ऐसे में कई खबरें न्यूज़पेपर गलत पब्लिश करी जाती है, इसलिए हर चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। 19वां लेसन है ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में लेखक ने अभी तक बताई गई सभी बातों को समराइज किया है और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं। जैसे आपको हमेशा हम्बल, पोलाइट और ऑनेस्ट रहना चाहिए। आपके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ भी गलत निर्णय ना लें जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए। निर्णय ऐसे होने चाहिए जिससे आपको मेंटल पीस मिले। समय की कदर करना सीखो। एकदम से कोई अमीर नहीं बनता। असफलताओं को स्वीकारना सीखो और कभी भी हिम्मत ना हारो। इन्वेस्टमेंट की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। 20वां और अंतिम लेसन है कन्फेशन। लेखक ने इस चैप्टर में युवा पीढ़ी के लिए कुछ खास सुझाव दिए हैं, जैसे आपको अपनी पूरी कमाई मौज मस्ती में उड़ाना नहीं चाहिए। बेफजूल के खर्चे बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। थोड़ा बहुत भविष्य के लिए प्लानिंग करके चलिए। आपको अपने फैमिली और बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लान और फंड की सेविंग जरूर करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।